नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी काशी के विकास पर सपा के दावे की, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन की, जानेंगे हिंदू राष्ट्र पर ओवैसी ने क्यों किया राहुल से सवाल, सीबीएसई के प्रश्न पत्र पर क्यों उठा विवाद, बात करेंगे पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने के संकेतों की, नागालैंड मामले में बढ़ते गुस्से की, और बुलेटिन के आखिर में बात भारत की झोली में आए मिस यूनिवर्स खिताब की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल निकाय चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी को झटका। बीजेपी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कोलकाता हाई कोर्ट जाने का दिया आदेश। 2 साल बाद अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। 18 दिसंबर को प्रियंका गांधी के साथ अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी, जन जागरण यात्रा में लेंगे हिस्सा। भारत के विभाजन को गलत बताने वाले राजनाथ सिंह के बयान को मिला फारूक अब्दुल्ला का साथ। फारूक ने कहा कि यदि देश का नहीं होता विभाजन तो मुसलमानों को नहीं आती मुश्किलें। पाकिस्तान के नाम पर भारत में मुसलमानों को बनाया जाता है निशाना। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 503 अंकों की कमजोरी के साथ 58,283 पर हुआ बंद। निफ्टी में 143 अंकों की हुई गिरावट, 17,368 पर बंद हुआ निफ्टी। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी लगातार यूपी का दौरा कर योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये योजनाएं किसकी देन है, इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिन योजनाओं का फीता पीएम काट रहे हैं वो सभी योजनाएं अखिलेश यादव की सरकार के समय शुरू हुई, जिनका थोड़ा काम योगी राज में भी हुआ। काम योगी राज में खत्म हुआ, इसलिए उसका पूरा क्रेडिट योगी सरकार लेने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा अपनी योजना बीजेपी के नाम करने को तैयार रही है। बात काशी कॉरिडोर की आई तो इसके क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। विधानसभा चुनाव से पहले विकास का दम दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में बार बार उद्घाटनों और शिलान्यासों के लिए पहुंच रहे हैं। आज वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस कॉरिडोर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए योगी आदित्यनाथ को पैदल जीवी कहकर कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने लिखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी। सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ। सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। पैदल जीवी बताएं कि सपा सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका और मेट्रो का क्या हुआ। अखिलेश के ट्वीट पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने लिखा है कि अखिलेश जी, आपने अपने कार्यकाल में न कोई राशि का आवंटन किया, न कोई कार्य किया। आपने सिर्फ झूठ बोल के जनता को गुमराह किया है और कुछ नहीं। जनता की नज़र में ईमानदार दमदार सरकार और इफ्तार वाली पार्टी का फर्क साफ है। 2022 में जवाब आपको जनता देगी। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि ग्राहम बेल को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको प्रेरणा देने वाला कौन था। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को भी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव सपा सरकार ने रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जरूरी होगा तो वो इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं। उनके इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव ने पहले ऐसा किया होता तो उनको वोटों के लाले नहीं पड़ जाते। तो अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सपा और भाजपा के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है, लेकिन जनता के सामने सत्ता की होड़ में कौन जीत पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। योजना किसी की, दावा किसी का। आमतौर पर भारत में होता भी ऐसा ही है कि योजना एक सरकार के समय बनती है और पूरी दूसरी सरकार के समय होती है। ऐसा ही दावा अखिलेश यादव ने काशी कॉरिडोर को लेकर किया, जिसका आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का क्रेडिट योगी सरकार की जगह डमरू वाले को दे दिया। साफ है, पीएम यूपी चुनावों में पूरी तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेलने में जुटे हैं। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक पीएम मोदी कभी राम भक्त, कभी शिव भक्त, तो कभी कृष्ण भक्त बनकर हिंदुत्व की सियासत को हवा देकर सत्ता की हवा का रुख बीजेपी की तरफ करने की जुगत में लगे हैं। तभी तो आज एक बार फिर माथे पर तिलक, गले में फूलों की माला पहने शिव भक्त के अवतार में पीएम मोदी बीजेपी की नैया को तारने के लिए काशी पहुंच गए। यहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 340 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को
3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने महापुरुषों को याद कर जनता को लुभाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। अंग्रेजों के दौर में भी हेस्टिंग्स का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण और अपने कार्यों से साबित कर दिया कि बीजेपी चुनाव में अब की बार भी हिंदुत्व के साथ मैदान में उतरेगी। अब देखना होगा कि क्या भोले बाबा बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे या नहीं। यूपी में बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड पूरी ताकत से चलती दिख रही है, तो राहुल गांधी हिंदुत्व की जगह हिंदू राज की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदू राज में उलझी इस राजनीति में AIMIM की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, जो यहाँ हिंदू राज की बात हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने महंगाई के साथ हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया। दोनों के बीच फर्क बताते हुए राहुल ने मंच से अपील की कि हिंदूवादियों को सत्ता से हटाकर हिंदुओं को वापस लाइए। राहुल गांधी की इस अपील पर सवाल उठाते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। उन्होंने कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर तंज कसते हुए पूछा कि हिंदुओं को सत्ता में लाना कैसे सेक्युलर एजेंडा हो सकता है। ओवैसी ने कहा, राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व की जमीन को उपजाऊ बनाया, अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को सत्ता में लाना 2021 का सेक्युलर एजेंडा है। वाह, भारत सभी भारतीयों का है, केवल हिंदुओं का नहीं। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उनका भी जिनका किसी धर्म में विश्वास नहीं है। अपने भाषण के चलते राहुल गांधी ओवैसी के निशाने पर आ गए। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये 2 अलग शब्द हैं। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो आज मौजूदा लोगों को हिंदू व हिंदुत्ववादी शब्द के बीच फर्क बताना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, महात्मा गांधी हिंदू गॉड से हिंदुत्ववादी, फर्क मैं आपको बताता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। राहुल ने कहा, ये देश हिंदुओं का देश है। 2014 में इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हम हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। अब राहुल के इन्हीं बयानों पर ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी का सवाल जायज है। भारत में किसी एक धर्म की सत्ता नहीं हो सकती। ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही बना रहेगा। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कभी कभी लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं, जैसा CBSE के प्रश्न पत्र में हुआ। एक सवाल को लेकर देश में बवाल खड़ा हो गया। बाद में CBSE ने इस सवाल को ही रद्द कर दिया, लेकिन इससे पहले ये राजनीति मुद्दा जरूर बन गया। CBSE की 10वीं क्लास के पहले टर्म के इंग्लिश पेपर में पूछे गए पैसेज को लेकर हंगामा मच गया है। पैसेज की लाइनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इन लाइनों को महिलाओं के खिलाफ बताते हुए सरकार पर करारा हमला किया है। 11 दिसंबर को हुए इस पेपर में पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को लेकर बच्चों के माता पिता और शिक्षाविदों ने भी भारी आलोचना की है। इसके चलते बोर्ड ने रविवार को इस मामले को विषय के जानकारों के पास भेज दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पैसेज वाले पन्ने की तस्वीर को ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अविश्वसनीय। क्या हम वास्तव में बच्चों को ऐसा निरर्थक ज्ञान दे रहे हैं? स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं संबंधी इन प्रतिगामी विचारों का समर्थन करती है, अन्यथा ये CBSE पाठ्यक्रम में क्यों शामिल होंगे? दरअसल पेपर में पूछे गए पैसेज की कुछ लाइनों को लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि पैसेज में महिला विरोधी लाइनों को डाला गया है। ये पैसेज 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें 8 बहुविकल्पीय सवाल दिए गए हैं। इस पैसेज की शुरुआत इन बातों से होती है कि कुछ किशोर अपनी दुनिया में रहते हैं जो एक सदी
गांधी पहले और 20वीं शताब्दी में अनुशासन में रहा करते थे। वहीं पैसेज में एक जगह कहा गया है कि महिलाएं अब पतियों का कहना नहीं मानती और इसी वजह से नौकर अनुशासनहीन हो गए हैं। सीबीएसई ने इस पूरे विवाद पर कहा है कि मामले को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि मामले में बोर्ड क्या फैसला लेता है, लेकिन परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछना ये दिखलाता है कि हम देश की भावी पीढ़ी को किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षा के सहारे विपक्ष ने मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। गलती सामने आने के बाद सीबीएसई तमाम सफाई पेश कर रही है, लेकिन इस गलती की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। वैसे गूंज अभी किसानों के आंदोलन की कमजोर नहीं पड़ी है। किसान भले ही घर वापस लौट गए हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी उसका असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़ता दिख रहा है, जिसमें पंजाब सबसे आगे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ किसान संगठनों की ओर से चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दिए जा रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी और कई मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद अब दिल्ली से विजय जुलूस के साथ किसान पंजाब और देश के बाकी राज्यों में लौटने लगे हैं। वहीं पंजाब के किसान संगठन एक अलग राजनीतिक दल के गठन पर विचार कर रहे हैं। पंजाब के किसानों पर अच्छी पकड़ रखने वाले जालंधर आलू उत्पादक संघ के जनरल सेक्रेटरी जसविंदर सिंह सांघा ने एक राष्ट्रीय अखबार से बातचीत में कहा, हम अलग अलग यूनियनों से संपर्क कर रहे हैं ताकि किसानों की एक पार्टी बनाई जा सके। इसके अलावा चुनावी समर में भी हम उतरने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसान संगठनों के बीच पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन सभी को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि एक पार्टी बनाई जा सके। समाज के कुछ और वर्गों के अच्छे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पंजाब में एक अच्छा राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चरहुनी की ओर से शुरू किए गए मिशन पंजाब को भी साथ लाने के प्रयास में हैं ताकि एक मजबूत फोर्स बनाई जा सके। सांघा ने कहा कि किसान संगठनों में ये बात मजबूती से उठ रही है कि दूसरे दलों को समर्थन देने या फिर उनके साथ मिलने से अच्छा है कि अलग से अपने लिए कोई दल का ही गठन कर लिया जाए। आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन का पंजाब की राजनीति पर पहले ही काफी असर देखने को मिला है। अब अगर वो नई पार्टी का गठन करते हैं तो अब तक अनुमान लगाए गए सारे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। किसान पार्टी बनना राजनीतिक धारा में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। खास तौर पर पंजाब में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसमें भी वही पार्टी राहत में होगी जिसे सबसे कम नुकसान होगा, यानी किसान पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस को इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कृषि कानून वाली भाजपा और उसकी पूर्व सहयोगी अकाली दल को नुकसान हो सकता है। तो किसको परेशान करेगी किसानों की पार्टी और किस दल को मिलेगा इस नई पहल का लाभ, ये देखना दिलचस्प होगा। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकाने में कामयाब भी रहे। अब चुनावों से भी कई किसान संगठन उतरने की तैयारी में है। दूसरी ओर एक लड़ाई पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भी चल रही है। यहाँ सेना की चूक से 14 लोगों की जान चली गई थी। अब ग्रामीण इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना है उन्हें इंसाफ कब मिलता है। तो क्या है ग्रामीणों की मांग, देखिए रिपोर्ट। नागालैंड में नाकाम नीतियों की वजह से बेकसूर 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं है, बल्कि वो तो केवल मुआवजे का दिखावा कर रही है। इसीलिए पीड़ित परिवार का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। नागालैंड के मौंड जिले के ओटिंग गांव में सेना की कार्रवाई में जान गंवाने वाले 14 निवासियों के परिवार वालों ने घटना में शामिल सुरक्षा कर्मियों को न्याय के कटघरे में लाने तक कोई भी सरकारी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। ओटिंग ग्राम परिषद ने एक बयान में कहा कि राज्य के मंत्री पी पाइंगवोंग कोन्याक को और जिले के उपायुक्त ने 18,30,000 रुपए दिए हैं। पहले उन्हें लगा कि ये मंत्री ने सद्भावना के तौर पर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये मारे गए और घायलों के परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की एक किस्त थी। परिजनों का कहना है कि हमने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि हमें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। बयान में कहा गया कि दोषियों को नागरिक संहिता के तहत न्याय के कटघरे में लाने और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने तक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब पीड़ित परिवार इंसाफ के साथ साथ अफसपा को निरस्त करने की मांग कर रहा है। वहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ देती है या एक बार फिर सच से मुंह फेरती है। और बुलेटिन के आखिर में बात मिस यूनिवर्स खिताब की। सुंदरता और बुद्धिमानी, इन दो कसौटियों पर एक बार फिर भारत ने अपना परचम वैश्विक स्तर पर लहराया है। भारत की हरनाज संधू को नई मिस यूनिवर्स का ताज मिला है। इजराइल में हुई इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हरनाज ने अपने जवाबों से निर्णायकों को इस तरह प्रभावित किया कि उनके सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज सज गया।
आइए देखते हैं कौन से जवाब से हरनाज संधू ने जीता ये खिताब। 21 साल बाद भारत ने फिर से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में झंडे गाड़े हैं। भारत की हरनाज संधू नई मिस यूनिवर्स घोषित हुई हैं। इजराइल के इलियट शहर में रविवार को आयोजित प्रतियोगिता में 21 वर्षीय हरनाज को विजेता घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में 80 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और भारत को 21 साल बाद इस प्रतियोगिता में जीत हासिल हुई है। हरनाज संधू के बाद पराग्वे की नदिया फेरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। सन 2000 में भारत की लारा दत्ता के बाद हरनाज ने ये खिताब जीता है। संधू से पहले सिर्फ 2 भारतीय लड़कियों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अभिनेत्री सुष्मिता सेन को 1994 में और लारा दत्ता को 2000 में ये ताज पहनाया गया था। चंडीगढ़ की रहने वाली अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू लोक प्रशासन विषय से स्नाकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। वह इस प्रतियोगिता में लगभग 80 प्रतियोगियों में शीर्ष पर रही। टॉप 3 राउंड के अंत में प्रतियोगियों से पूछा गया था कि आज के दबावों से निपटने के लिए युवा महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी। इस पर हरनाज ने कहा, जिस सबसे बड़े दबाव का आज का युवा सामना कर रहा है वह है खुद पर विश्वास करना, ये जानना है कि आप अद्वितीय हैं, आपको खूबसूरत बनाता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और दुनिया भर में हो रही अधिक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करें। बाहर आओ, अपने लिए बोलो, क्योंकि तुम अपने जीवन के नेता हो। आप अपनी आवाज हो। मुझे खुद पर विश्वास था और इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वहीं जब हरनाज टॉप 5 में पहुंची थी तो उनसे पूछा गया था कि कई लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है, आप उन्हें समझाने के लिए क्या करेंगी। इस पर हरनाज ने कहा था, प्रकृति कितनी समस्याओं से गुजर रही है ये देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। ये सब हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से है। मुझे पूरी तरह से ये लगता है कि ये समय काम करने का है, बात करने का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा हर कार्य प्रकृति को बचा सकता है या मार सकता है। पश्चाताप और मरम्मत से बेहतर है रोकथाम और रक्षा करना, और यही मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह अपने सुलझे हुए जवाबों से हरनाज ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता। हालांकि इजराइल में हुई इस प्रतियोगिता पर राजनीति और महामारी दोनों का साया रहा। दरअसल फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल के व्यवहार का विरोध करने के लिए जमीनी स्तर पर फिलिस्तीनी नेतृत्व ने प्रतियोगियों से इस कार्यक्रम को छोड़ने का आग्रह किया था, जिस पर फिलिस्तीनियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले मलेशिया ने अपने प्रतियोगी को नहीं भेजा। हालांकि इसके लिए कोविड-19 का हवाला दिया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।